Okay, as we have studied about the village community, we have studied about the village life in North India. We have studied about the different dynasties, uh, different regional castes that emerged in the Western India, especially in Rajasthan, Gujarat, etc. And we also uh, uh, focused upon the life uh, people used to live in villages, right? लेकिन अब हमें ये भी देखना है कि विलेज कम्युनिटी के बाद जो वहाँ पे सोशल ग्रुप्स थे उनके बारे में जो हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंस क्या थी, नेचर क्या था सोसाइटी का। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन अर्बन सोशल ग्रुप्स इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में जो अर्बन होता है, जो सिटीज़ होती है, जो टाउन्स होते हैं, डेवलप्ड टाउन्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या सीन था, वहाँ पे क्या डेवलप, वहाँ पे कौन से ग्रुप्स क्रिएट हो गए थे, उनकी लाइफ क्या थी। ठीक है, वो हमें डिस्कस करने हैं और इसमें हमने कुछ मेजर चीजेस डिस्कस करनी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए दिया गया है। हमने इलीट इलीट होते हैं अमीर लोग, ठीक है, रेपुटेड, हाई कास्ट, ठीक है। अ, इनका क्या रोल रहा है सिटीज में, टाउन्स में, इनको दिखना है। इक़्तिदार, मनसबदार, जागीरदार, ठीक है, ये ऑफिशियल्स थे, इनकी रैंक हुआ करती थी मुगल पीरियड में, इनके बारे में देखना है, क्योंकि ये लोग जो है, ये जब ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिलती थी और सोसाइटी में इनका जो क्लास है हाई रहता था, कोई रिच रिच रहता था, तो उसकी वजह से जो इनकी डेवलपमेंट होती थी, तो ये जहाँ पे रहते थे ऑब्वियसली, तो वहाँ पे जो इनकी डिमांड्स थी वो हाई थी, क्योंकि ये जो है छोटी मोटी लाइफ, ये ज़मींदारी नहीं करते थे, है ना, तो ये इलीट क्लास था, अमीर क्लास था। तो ये जहाँ पे रहते थे ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है ग्रुप्स क्रिएट हो गए इनकी जो है टाउन्स में, सिटीज़ में। ठीक है, तो इनकी लाइफ का पैटर्न क्या था वो हमें पढ़ना है, और ये जो है ये कैसे कैसे कौन कौन से ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स जो है सोसाइटी में क्रिएट होने लगे इन अर्बन सेटिंग्स। और फिर देखिए इनका पावर और पोजीशन क्या था सोसाइटी में, है ना, और कौन कौन से ग्रुप्स आ गए, प्रोफेशनल क्लास आ गए, ट्रेडिंग ग्रुप्स आ गए, अर्बन आर्टिजन्स आ गए, स्लेव्स भी थे वहाँ पे, उनका क्या काम था, है ना, स्लेव्स का काम टाउन्स और सिटीज में क्या था वो हम समझेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो हमें इस लेक्चर में हम देखेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा। व्हेन वी विजुअलाइज अर्बन सेटिंग्स, जब हम अर्बन सिस्टम की बात करते हैं, सिटीज टाउन्स की बात करते हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे दिमाग में पहले आती है कि कैसे लोग होंगे, वो कैसे रहते होंगे, देयर इंटर क्लास, क्या क्लास था उनका। ठीक है, इंट्रा क्लास, किन के साथ उनकी एफिलिएशन थी, बाहर से किन के साथ वो अंदर से सोशल रिलेशंस मेंटेन की थी, ये दोनों चीज़ें। एंड एसोसिएशंस एंड कॉन्ट्राडिक्शंस, टेंशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है कि इनका सोसाइटी का पैटर्न कैसा, नेचर कैसा होगा, डिवीजन कैसा होगा सोसाइटी का, किस किस स्ट्रटा। ठीक है, स्ट्रटा होता है लेयर, जैसे किन किन लेयर्स में, किन किन पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूशन था इनका सोसाइटी में। ठीक है, जैसे आपको पता है कि गांव की सेटिंग क्या होती है ना, पॉलिटिकल सेटिंग क्या होती है गांव की, इकोनॉमिक सेटिंग क्या होती है गांव की, है ना, सोशल सेटिंग क्या होती है, मैरिजेस कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है पैटर्न ऑफ सोसाइटी होता है। ठीक है, एक विचारधारा होती है सोसाइटी में, तो रूरल की जो विचारधाराएं होती है थोड़ा अलग होती है, उनका नेचर अलग होता है सोसाइटी का, जैसे हमने पढ़ा कि मेडिवल सोसाइटी में क्या रोल रहा है सोसाइटी का एट विलेज लेवल। और जो सिटी और टाउन लेवल पे हैं, जो इनको हम अर्बन भी बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या सेटिंग थी। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ये सब चीज़ें आती है। तो introduction of new technologies as a result of distinct needs and requirement of new ruling class resulting in the emergence of certain new crafts। जैसा हमने हिस्ट्री में देखा कि हर टाइम पे जो है, जो लैंड सिस्टम है, रेवेन्यू सिस्टम है, ये बढ़ता गया, अलग अलग पॉलिसीज आने लगी। ठीक है, और धीरे धीरे जो है आर्टिजन्स क्रिएट हो गए सोसाइटी में, और न्यू क्राफ्ट्स, है ना, और डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्क जो है वो असाइन हो गए सोसाइटी में, एज अ रिजल्ट कि सोसाइटी में एक elite क्लास क्रिएट होने लगा, एंड above ऑल फ्यूजन ऑफ टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स दैट लेड टू द न्यू काइंड ऑफ सोशल फॉर्मेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। ये ओल्ड ट्रेडिशन जो हमारी थी उससे डिफरेंट था। डिफ्यूजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी। 13th सेंचुरी होती है जब खिलजीज रूल करते हैं, दिल्ली सल्तनत के टाइम पे ये बात कर रहे हैं, वो अर्ली, वो एक्चुअली मेडिवल पीरियड की बात कर रहे हैं। तो 13th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसके बाद पॉइंट्स टुवर्ड्स ग्रेट अडेप्टेबिलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी।
पॉलिटिकल यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, एक्सपेंशन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, क्योंकि यहाँ पे जब दिल्ली सल्तनत आती है इंडिया में, ठीक है, उसके बाद उसके रूल के टाइम से अप टू द रूल ऑफ मुगल्स, यहाँ पे जो है डिफरेंट पॉलिसीज आती है, और सोसाइटी जो है डिफरेंट पैटर्न में डिवाइड हो जाती है, वो हम आगे देखेंगे। और उस वजह से उनका जो, क्योंकि उनका रिलेशन भी था, कंट्री जो चलाते हैं उनका रिलेशन होता है, ट्रेड रिलेशन होता है बाहर लोगों के साथ, है ना। तो ट्रेड कॉमर्स, ये जो चीजें हैं ये बढ़ने लगी सोसाइटी में, और एग्रीकल्चर जो है वो आपको पता ही है कमर्शलाइज हो रहा था बाद में। तो इससे जो है डेवलपमेंट आने लगी। सिटीज लाइक दिल्ली इमर्ज एज ए चीफ सेंटर ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन द होल इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक है। दिल्ली जो है एक बहुत बड़ी सिटी बनी थी, उस इमर्ज हो गई थी उस टाइम पे, ठीक है, और ये बड़ा सेंटर था कल्चरल एक्टिविटीज के लिए पूरी दुनिया के लिए, पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, ठीक है, क्योंकि मुसलमानों का रूल चल रहा था उस टाइम पे वहां पे। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी, इकोनॉमिक टाउन्स विटनेस ग्रेट मोबिलिटी। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बता रहा हूँ कि इमर्ज कैसे हो गए अर्बन एरियाज, फिर हम पढ़ेंगे इनकी सेटिंग्स। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ मनी, इकोनॉमी टाउन्स विटनेस्ड ग्रेट मोबिलिटी इन द सोशल स्ट्रक्चर। इकोनॉमी, पैसा होता है, जब वो बढ़ने लगा देश में, कंट्री में, स्टेटस में, तो सोशल स्ट्रक्चर, जो एक सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका आकार होता है सोसाइटी का, कि हमारी सोसाइटी कैसी है, ठीक है, तो वो भी जो है चेंज होने लगा। मेडिवल रूलिंग इलीट्स वाज लार्जली अर्बन बेस्ड। जो मेडिवल टाइम्स पे जो अमीर लोग थे, जिनकी रेपुटेशन थी, हाई कास्ट थे, वो हमेशा जो है अर्बन सेटिंग में होते थे, ठीक है, अर्बन बेस होते थे। ये लोग जो है गाँव में कम रहते थे, ठीक है, अर्बन एरिया, सिटी, वेल डेवलप्ड जगहों पे जाते थे रहने के लिए। दिस अर्बन ओरिएंटेशन रिजल्ट इन द इमर्जेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टाउन सेंटर्ड कल्चर। क्योंकि आपको आप अपना दिमाग भी लड़ाइए कि अगर एक क्लास है सोसाइटी का, और उनके पास पैसा है या रेपुटेशन है, ठीक है, तो वो अलग जगहों पे रहने लगे, तो ऑब्वियसली एक कॉलोनी क्रिएट हो गई है ना उनकी। और जब वो वहां पे रहेंगे तो उनको तो जरूरत पड़ेगी चीजों की, है ना, तो उनको जो है कारीगर रखने पड़ेंगे, वो तो खुद खेतों में नहीं जाएंगे, है ना। और उनका जो खाना पीना सब सिस्टम है, इसके लिए भी बंदे लगेंगे, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट जो है इनका एक क्लास हो गया क्रिएट वहां पे, ठीक है। और टाउन सेंटर्ड कल्चर क्रिएट हो गया, टाउन्स में रहने लगे। दैट मोहम्मद हबीब डिस्क्राइब एज अर्बन रिवोल्यूशन, और इसको मोहम्मद हबीब हिस्टोरियन लिखते हैं कि एक अर्बन रिवोल्यूशन इसको बोल सकते हैं, ठीक है। रिवोल्यूशन होती है एक बड़ी चेंज, एक तो छोटी चेंजेस होती है, दूसरी होती है सबसे बड़ी चेंज, ठीक है। तो जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, ये एक बड़ी रिवोल्यूशन है, एक बड़ी चेंज है ना। इंडिया आज़ाद हो गया तो एक बड़ी चेंज थी। तो बड़ी बड़ी चेंजों को हम रिवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये भी एक रिवोल्यूशन था कि अर्बन सेटिंग क्रिएट हो रही थी, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन थे ये लोग इलीट्स। medieval period is mostly medieval period is important for this। एक सेकंड। हाँ, medieval period इसलिए important है क्योंकि it's a several new social groups emerged on account of entry of the Turks and Mughals on the scene and the ranks of ruling of elite nobles several phenomenically। कस्बाज एंड टाउन्स वेर फिल्ड विद प्रिटी गवर्नमेंट। और देखिए, जब तुर्क्स का रूल, मुगल का रूल, दिल्ली सल्तनत का रूल, ये सब जब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये तो नेटिव नहीं होते हैं, हिंदुस्तान के नहीं होते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, तुर्क से आते हैं। और इनका जो रहने का पैटर्न है, ऊपर से ये लोग किंग होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो अपने अंडर बहुत सारे ऑफिसर्स को काम करवाते हैं, उन ऑफिसर्स को रैंक होती है अपनी अपनी, ठीक है। तो उन ऑफिसर्स की जो लाइफ है वो भी जो है एक स्टैंडर्ड बन जाती है। जो इनके रूल में काम करता था, जैसे नोबल थे, है ना, उनकी जो लाइफ पैटर्न थी ना, वो भी राजा से कम नहीं हुआ करती थी, ठीक है। तो ये लोग भी जो है ये इलीट क्लास खुद को समझते हैं, अमीर समझते हैं, और ये भी पसंद करते हैं कि हम वहाँ पे रहें जहाँ पे हमारे पास फैसिलिटी हो, नौकर चाकर हो, और एक स्टैंडर्ड हो रहने का, लोकेशन बढ़िया हो, ठीक है। तो ये गाँव जो है ये अर्बन एरियाज में ज्यादा रहने को जाते थे। Since the new ruling elites, nobles were largely urban-based and they evolved national cultural ethos, which became the standard of high culture and social intercourse। जो nobles थे ना, nobles हमेशा मतलब kings के साथ काम किए हैं। nobles होते हैं officials बड़े बड़े, और इनका हमेशा एक हिस्ट्री में रहा है कि जब से ये रूल में थे, जैसे दिल्ली सल्तनत आई, उनके पास nobles थे। तो बाद में मुगल टाइम्स में भी, तो इनका हमेशा जो स्टैंडर्ड था, ये ऑफिसर्स थे, तो इनका एक कल्चर रहा है, एक हिस्ट्री रहा है, एक इथिक्स रहा है इनका कल्चर में, कि हम राजाओं की तरह रहते हैं।
विच बिकेम द स्टैंडर्ड ऑफ हाई कल्चर एंड सोशल इंटरकोर्स। तो सोसाइटी भी इनको जो है एक हाई क्लास सोसाइटी मानती है, और इनका कल्चर जो है वो भी हाई क्लास स्टैंडर्ड। तो हाई क्लास स्टैंडर्ड जो है वो अर्बन सेटिंग में ज़्यादा सूट करेगा इनका। इक्तादार्स, मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, ठीक है, ये आपको पता ही है इक्तादार कौन थे। ठीक है, जो वो उन जमीनों पे जो उनकी देखभाली करते थे इक्ताज की, ठीक है, हेडमैन थे उनके ये। मनसबदार होता है जो मुगल मुगल टाइम पे हर एक बंदे को जो है रैंक दी गई थी, और एक इनका एक रूल भी था कि एक मनसबदार के पास क्या क्या होना चाहिए, कितने हाथी होने चाहिए, कितने वो होने चाहिए, है ना। तो एक मनसब का मतलब होता है रैंक, और मनसबदार होता है वो जिसके पास रैंक हो। ठीक है, तो इन रैंक्स के हिसाब से भी ऑफिसर्स थे वहाँ पे, सोल्जर्स थे वहाँ पे, ठीक है, सोल्जर्स में भी रैंक दी जाती थी। और इनकी जब रैंक दी जाती तो इनका जो स्टैंडर्ड है वो चेंज होने लगता था, है ना। तो एज ए रिजल्ट ये भी जो है अर्बन एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। और जागीरदार भी, इक्तादार एंड मनसबदार वर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ द रूलिंग स्टेट्स दैट इवॉल्व ड्यूरिंग द सल्तनत एंड मुगल पीरियड रेस्पेक्टिवली। इक्तादार और मनसबदार जो थे मुगल और दिल्ली सल्तनत के टाइम पे, ये दोनों का जो हमें ये दोनों जो है इवॉल्व हो गए थे, उनकी प्रेजेंस, ठीक है, हमने देखने को मिलता है इनको उस पीरियड में। डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ इक्ता एंड मनसब सिस्टम एंड द पावर एंड पोजीशन ऑफ द इक्ता एंड मनसब ऑलरेडी डेल्ट इन और कोर्स, ठीक है, ये आपके पुराने कोर्स में भी होगा। Here our purpose to incorporate them as distinct social category is to acquaint you with the dominant position इक़्तादार and मनसबदार enjoyed important social groups within it। ये जो दोनों है इक़्तादार और मनसबदार, इन लोगों ने जो है एक स्पेशल पोजीशन सोसाइटी में गेन की थी, ठीक है। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि जो जिसके पास स्पेशल पोजीशन हुआ करती थी, वो जो था बंदा, वो हमेशा अर्बन सेटिंग में पाया जाता था, ठीक है, अर्बन क्लास में वो देखा जाता था। The Mughal ruling elite can be grouped into one single category of Mansabdars. All Mughal nobles were the Mansabdars. ठीक है, मुगल के जितने नोबल थे, ऑफिसर्स थे, वो मनसबदार थे, क्योंकि उनके सबके पास रैंक थी। द टर्म मनसब इटसेल्फ डोनेट्स अ प्लेस और पोजीशन। मनसब का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला रैंक, रैंक का मतलब हम बोल सकते हैं किसी की पोजीशन भी, है ना, कौन सी पोजीशन पे है आप, किस क्या रैंक है आपकी। तो वैसे ही यहाँ पे है, ऑल मुगल्स नोबल्स एट देयर एंट्री वर अलॉटेड ए मनसब। मनसब डिटरमाइंड द स्टेट्स ऑफ नोबल्स इन द मुगल हायरार्की। मुगल सिस्टम में मनसब एक रैंक दी जाती थी, जो एक बंदे का जो है स्टेटस दिखाती थी कि उसका जो ऑफिशियल रैंक है वो क्या है, उसका पोस्ट और पोजीशन क्या है, ठीक है। तो ये भी हमें जो है उस टाइम पे मिलता है देखने को अर्बन एरियाज में। लार्जली दीज मनसबदार वर पेड इन द फॉर्म ऑफ जागीर। द होल्ड ऑफ द जागीर नोन एज जागीरदार, ठीक है, आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा इनको कैसे पे दिया जाता था, ठीक है। The holder of the Jagirs were known as Jagirdars and Tulukdars under the Mughals. The nobles were assigned a territory to collect the portion of produce, जिसको हम माली अवजिब भी बोलते हैं। एक सेकेंड। हाँ, और एक चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि वन शुड कीप इन माइंड दैट दीज जागीर्स वर नीदर हेरिडेटरी नॉर परमानेंट। ठीक है, ये जो जागीर थे ये ना तो किसी का मतलब जो हायरार्की चल रही थी वहां पे हेरिडिटी की, ये बाप का है फिर बेटे का होगा ना, ये परमानेंट थी किसी के पास, ठीक है। ये ओपन इन पे ऑफिसर चेंज होते रहते थे। दे वर फ्रिक्वेंटली ट्रांसफर्ड एंड जागीरदार्स एंजॉयड नो प्रॉपर्टी राइट। जो जागीरदार थे इनको जो प्रॉपर्टी राइट था वो नहीं था। जैसे कि मनसबदार को अगर किसी जगह पे लैंड था वो असाइन होता था उसको, जागीरदार जो था वो लैंड पे काम करता था लेकिन एज एन ऑफिसर, लेकिन उसको जो है प्रॉपर्टी राइट नहीं था मिलता था उस लैंड पे। सो असाइन टू हिम, जागीरदार यूज्ड टू अपॉइंट देयर ओन एजेंट्स। ये जागीर क्या करते थे, अपने कुछ छोटे छोटे ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते थे खुद ही, जिनको हम गुमिश्ता, यहाँ पे लिखा है गुमिश्ता, ये सब जो है ये रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए इनको काम आते थे। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि हम पढ़े हैं अर्बन एरियाज, ये सब जो हो रहा है ये सिटीज और टाउन्स की बात है। लेकिन एक चीज देखिए, ऑपरेशन था वहां पे, जुल्म जिसको बोलते हैं हम। हाउएवर ऑफन दी ये जो जागीरदार थे, ठीक है, कि टैक्स कलेक्ट करते थे अलग अलग जगहों पे, तो ये हमेशा ओप्रेस करते थे पीजेंट को। आपने देखा कि हिस्ट्री में हमेशा पीजेंट्स के ऊपर जो है जुल्म ही हुआ है।
और क्योंकि ये बैकबोन थी इकोनॉमी की और यहाँ से जनरेट होता पैसा, ठीक है, तो हमेशा किंग का रहा है कि बस पैसा आना ही चाहिए ज़मीनों से, ठीक है, तो इस चक्कर में वो पीजेंट का ख्याल जो था हमेशा कम रखते थे। हालांकि अलग अलग रूलर्स ने जो है अलग अलग पॉलिसीज भी लाई है। जैसे हम देखेंगे कि गयासुद्दीन तगलुक तगलुक डायनास्टी में एक रूलर था, वो उसका जो वो लीनियंट था पीजेंट्स के लिए। अगर पीजेंट्स के पास सपोज 1/3 उसको कलेक्शन देना था टैक्स का, तो कभी कभार अगर नहीं हुआ उसके पास तो वो जुल्म नहीं करता उसके पास, वो उसको माफ़ कर देता था कि कोई बात नहीं है अगली बार दे देना। लेकिन ऐसे भी कुछ किंग्स थे जिनको जो डिमांड करते थे कि मुझे देना ही पड़ेगा, मुझे अगर नेचुरल क्लाइमेट खराब हो गया, बारिश नहीं पड़ी, फसल नहीं होगी, फिर भी हमें जो है टैक्स चाहिए। तो यहाँ पे भी जो है ऑपरेशन देखने को मिलता है कि ये लोग ऑपरेस करते थे इनको जागीरदार। और बर्नियर एक राइटर लिखते हैं that on account of oppression of जागीरदार peasants often fled to the territories of the rajas। ऐसा भी कभी होता था कि इन पे ये इतना जुल्म करते थे पीजेंट्स पे कि कभी कभार वो अपनी जगह जो है वहाँ छोड़ के वो घर बार भाग जाते थे और जाते किसी राजा के पास, और वहाँ पे जो है अपना अपने आप को जो है सेटल कर देते थे। ठीक है, तो ऑपरेशन वहाँ पे था, क्योंकि इलीट क्लास है, अमीर लोग है ना। तो अमीर लोग जो थे उनके पास जो है गरीबों की कदर हमेशा कम ही होती है। तो यहाँ पे भी एक्चुअली यही बात होती है। तो सोशल एंड रेशल कंपोजिशन ऑफ द इलीट, देखिए इलीट्स किस किस टाइप के थे वहाँ पे, ये हमने देखना है कि कौन कौन से टाइप के इलीट आए हैं जो सेटलमेंट की, और इनकी सेटलमेंट की वजह से जो है बाकी लोगों को वहाँ पे काम करना पड़ता था। तो बाकी लोग ऑब्वियसली जो है डाउन हो गए, है ना। जब आपके किसी एरिया में अमीरों की कॉलोनी हो, तो वहाँ पे जो काम करेंगे वो नौकर चाकर उनके सारे वो भी वहाँ पे रहेंगे, वो भी क्लास एक क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो क्लास ऑटोमेटिकली डाउन क्लास होगा, है ना। जो उनकी सफाई करेगा वो डाउन क्लास होगा, वो अमीर क्लास होगा। तो यहाँ पे भी यही होता है। देखिए अब कौन कौन से एलीट आए हैं, कौन कौन से अमीर आए, जैसे कि तुर्क्स। तुर्क्स कब आए? ललबरी तुर्क्स बोलते हैं इनको, ये स्लेव डायनास्टी। अगर आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ी होगी, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो ललबरी तुर्क था। ये वो तुर्की से आए थे सब सारे। ठीक है, ये देखिए दूसरा एग्जांपल है तुर्कान चहलगनी। अगर पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, अल्तमश ने बनाया था, ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स इसको बोलते हैं। ठीक है, 40 नोबल्स का ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स, तुर्कान चहलगनी। ठीक है, अल्तमश ने बनाया था। ये स्लेव्स थे, स्लेव डायनास्टी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जो 1206 में आई। तो वहां पे भी जो है तुर्कान चहलगनी, ये जो 40 नोबल थे ना, ये भी जो थे इलीट क्लास थे, ये भी तुर्कस थे। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ इन चीजों की, कौन कौन से लोग थे। ईरानी भी आए थे यहाँ पे। ईरान इज ऑल्सो कॉल्ड खुरासिन एंड इराकीज वेर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द सल्तनत नोबिलिटी। ठीक है, ये लोग भी नोबल बने थे यहाँ पे। by Muhammad Taghlaq, he called them Iza, the dear ones they were appointed as Sada Amirs in the Deccan, who later established their independent kingdom। ठीक है, ये सब जो ईरानीज भी जो है, इनके भी लोग अलग अलग एज ए ऑफिसर इन लोगों ने है अलग अलग डायनास्टी में यहाँ पे काम किया हुआ है। तो ये भी एक लीड क्लास था। लीड मतलब अमीर। अफगान्स भी आए थे। ठीक है, अफगान्स भी आए थे। उसके बाद देखिए राजपूत, ये ऑलरेडी इंडिया में थे। ठीक है, हमने इनके बारे में कल भी पढ़ा हमने, है ना। राजपूत कौन थे, क्या इनका रोल था सोसाइटी में। ठीक है, तो ये भी आपने मैंने कल पढ़ाया था कि वो ये लोग भी जो है अलग अलग मुगल आर्मी में, सल्तनत में भी अलग अलग जगहों पे इन लोगों ने काम किए हैं उनके साथ, है ना। वॉरियर क्लास माना जाता था, है ना। तो ये लोग भी जो है ये भी एलीट क्लास थे एक हिसाब से। ठीक है, क्योंकि इनका भी जो है प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप था मुगल्स के अंडर। ठीक है, इनको भी रैंक्स असाइन हो गई थी। ठीक है, और राजपूत जो है वो भी जो है एलीट क्लास थे, ये भी जो है सिटीज में रहने लगे। ठीक है, इनके जो राजपूत किंग्स थे, इनके जो राजपूत ऑफिशियल्स थे, ठीक है, इनके पास जो है अच्छा खासा स्टेटस था सोसाइटी में। और ये भी जो है अर्बन सेटिंग में आते हैं। मेंटेन कॉर्डियल रिलेशंस विद द रूलिंग क्लास, पर्टिकुलर फ्रॉम द रेन ऑफ अकबर। जब से अकबर का रूल स्टार्ट होता है ना, तो राजपूत जो है बिल्कुल ही एक अच्छे तरीके में उनके साथ जो है बर्ताव करते हैं रहने के लिए। तो राजपूत ने जो काम किया है वो बहुत मुगल्स के साथ भी किया है, और
सल्तनत पीरियड के टाइम पे भी उन लोगों ने जो है पार्ट लिया है कंट्री के पॉलिटिक्स में। अब देखिए यहाँ से, लेकिन कुछ और भी चीज़ें थी जैसे कि मिडिल क्लास। ठीक है, मिडिल क्लास भी तो एक क्लास है, और मिडिल क्लास क्या होता है आपको पता ही है। ना वो ज़्यादा अमीर होते हैं ना वो ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, बीच में पढ़ते हैं। लेकिन हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं, हिस्ट्री के लेखक क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री हैव डिबेटेड ओवर द एग्जिस्टेंस ऑफ मिडिल क्लास ड्यूरिंग द मेडिवल। ठीक है, मेडिवल पीरियड में ही, मेडिवल पीरियड से जो है हिस्टोरियंस डिबेट करते हैं इस चीज़ पे, बहस करते हैं कि क्या ये क्लास था वहाँ पे। द इशू कैम टू बी डिबेटेड विद बर्नियर। ठीक है, ये लिखते हैं, अंडर द मुगल देयर इज नो मिडिल क्लास। जब मुगल रूल इंडिया में था तो यहाँ पे कोई मिडिल क्लास का कंसेप्ट ही नहीं था। कार्ल मार्क्स भी ऐसा बोलते हैं, मैक्स वेबर भी ऐसा बोलते हैं, रिजेक्ट द आइडिया ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटो कैपिटलिस्ट और मिडिल क्लास ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया। कार्ल मार्क्स भी ऐसा बोलते हैं कि मेडिवल पीरियड में इंडिया में मिडिल क्लास था ही नहीं। ठीक है, फर्दर मोरल argues that the educated middle class was very small। हाँ, कुछ थोड़ी बहुत क्लासेस थी। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग जिन लोगों ने ज़्यादा पढ़ा लिखा था, पढ़े लिखे लोग थे, इनका एक क्लास था। ठीक है, बट ये बहुत कम थे। एंड द फिजिशियन और आर्टिस्ट और लिटरेरी मैन वुड होप टू ऑब्टेन एंड एडुकेट प्रोफेशनल क्लास। और बाकी जो है, जैसे कि आर्टिजन्स थे, क्राफ्ट्समैन थे, है ना, फिजिशियन है ना, ये भी स्किल है, टेक्नीशियन होता है, डॉक्टर्स जैसे, ठीक है, ये लोग जो थे इनका भी एक क्लास था। ठीक है, और लेकिन ये प्रोफेशनल क्लास था, मिडिल क्लास वहाँ पे नहीं था। मिडिल क्लास के हमें जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, लेकिन प्रोफेशनल क्लास था। अब प्रोफेशनल क्लास जो है वो डिपेंड होता है लीड क्लास के साथ। ठीक है, ये भी जो है, ये प्रोफेशनल क्लास जो है ये भी गांव में, आपको पता ही है, ये लोग जो है हमेशा माइग्रेट किए हैं, क्योंकि इनको कमर्शलाइज करना पड़ता है इन चीज़ों को, एज ए रिजल्ट ये शहरों में ही जाते हैं। तो प्रोफेशनल क्लास जो है ये एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में। मिडिवल पीरियड्स आर द इमर्जेंस ऑफ न्यू क्लास ऑफ प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, जैसे आज आपने देखा होगा डॉक्टर जो होते हैं। ठीक है, ये लोग आर्टिस्ट, जो आर्टिस्ट होते हैं, प्रिटी ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, ब्यूरोक्रेट्स होता है कि जो पॉलिटिक्स में भी हो, है ना, और अमीर भी हो, जो बिजनेस भी करता हो लेकिन पॉलिटिक्स में भी हो, ऐसे ऐसे लोग है ना, ब्यूरोक्रेट होते हैं, आज भी होते हैं। तो ये भी जो है, ये लोग जो है ये अर्बन सेटिंग में हमें देखने को मिलते हैं, ये भी एक प्रोफेशनल क्लास ही था, क्योंकि ये पॉलिटिकल बिजनेसमैन थे, आर्टिस्ट थे, प्रैक्टिशनर्स थे, डॉक्टर्स थे। ठीक है, इनका क्लास था। और उसके बाद ट्रेडिंग ग्रुप्स, ट्रेडिंग ग्रुप्स, व्यापारी, इनके जो ग्रुप्स थे। ठीक है, व्यापारी भी जो है वो सिटीज में, टाउन्स में ज़्यादा चलेगा। तो मर्चेंट्स एंड पेडलर्स वाज अ कॉमन साइट इन द मेडिवल पीरियड, एज अर्ली एज एज अर्ली एज 1305 to 5 to 1305, when Cambay was finally annexed to the Sultanate, we find that Cambay emerged as a center of activities of immigrant Muslim merchants। ठीक है, ट्रेडिंग ग्रुप्स हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और मर्चेंट्स जो थे ये कॉमन थे उसमें। काम्बे एक जगह है जहाँ पे हमें विच वाज फाइनली बाय द सल्तन पीरियड में, जिसको जो कैप्चर किया गया था, और हमने देखा कि वहाँ पे जो है इमरजेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ हुई थी, और इमिग्रेंट मुस्लिम मर्चेंट्स, ठीक है, जो वहाँ से आते थे, यहाँ से जाते थे। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये जो सिस्टम था हमें देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी जहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर बने, तो वहाँ पे भी जो है अर्बन सेटिंग होती है, वहाँ पे जो है ट्रेड सेंटर के पास जो है डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे भी जो है रूलिंग क्लास, इलीट क्लास जो है हमें देखने को मिलते हैं रहने के लिए। तो अर्बन आर्टिजन्स भी थे। The establishment of Islamic Sultanate by the Turks and the Mughals brought far-reaching changes in the existing social structure, particularly as a result of distinct needs of new ruling class, which created demand for new products, resulting in the introduction of new technology and services। कहते हैं कि जब मुगल रूल और सल्तन रूल के टाइम पे, जो उन लोगों की वजह से जो सोसाइटी में चेंजेस आई, स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ लोग इलीट हो गए, कुछ लोग प्रोफेशनल थे। तो अर्बन और रूरल, सॉरी, अर्बन एरिया, सिटीज़ और टाउन्स में इनका जो रहने का सिस्टम स्टार्ट हो गया, उस वजह से क्या हो गया, इनकी कुछ डिमांड्स थी, क्योंकि जहाँ पे रहते थे तो इनको जो है ये नई टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना चाहते थे, नए प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते थे। और इसकी वजह से क्या हो गया कि नई नई टेक्नोलॉजीज भी आने लगी, नई नई सर्विसेज भी आने लगी। ठीक है, और एज ए रिजल्ट
लोग जो है इसमें जो है क्लास स्टार्ट क्रिएट कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि इनको जो बंदे चाहिए थे वो अलग अलग जगहों से, वो जो डाउन क्लास के लोग थे, वो जो विलेजर्स थे, ठीक है, ये सब भी जो है इनमें जो आर्टिजन्स थे, आर्टिस्ट थे, या ये जो लोग थे ये इनके अंडर ही काम करते थे, इनकी जो है सेवा करते थे, सर्विस करते थे। ठीक है, तो ये एक सेटिंग थी अर्बन, ये सिटीज और टाउन्स की। ड्यूरिंग द पीरियड सेवरल न्यू टाउन्स इमर्ज्ड। इस दौर में, इस टाइम पे जो है मिडिवल पीरियड में, बहुत सारे छोटे और बड़े नए टाउन्स भी बनने लगे, नई सिटियां, नए शहर, नए नगर बसने लगे। अट्रैक्टेड स्किल्ड वर्क्स, और इन शहरों, ये शहर जो है वो अट्रैक्ट करने लगे किनको? वर्कर्स को, आर्टिजन्स को, मजदूरों को, इन सब को, आ जाओ काम करो यहाँ पे। जैसे आज भी हम देखते हैं कि हम अगर किसी गांव में रहते हैं, हम सोचते हैं कि यार मैं जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में काम करूंगा, वहाँ पैसा कमाऊंगा, है ना। तो यही सेंस यहाँ पे भी क्रिएट हो गया कि ये लोग ने बोला कि हम भी अर्बन एरिया में जाएंगे। हेलो, ये क्या था? ड्यूरिंग द पीरियड several न्यू टाउन्स इमर्ज्ड। ठीक है, नए नए टाउन्स इमर्ज हो गए, न्यू सिटीज अट्रैक्ट स्किल्स वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, इससे अट्रैक्ट हो गए नए नए स्किल्ड वर्कर्स और आर्टिजन्स, आ जाओ काम करो यहाँ पे। व्हेन इन 1506 सिकंदर लोदी, लोदी डायनास्टी जो होती है ना, उसके बाद मुगल रूल आता है इंडिया में। और लोदी डायनास्टी जो है वो दिल्ली सल्तनत के बाद आती है, आपको अगर पता होगी। और उन लोगों ने जो है आगरा को कैपिटल बनाया था। किसने बनाया था? इब्राहिम लोदी ने। आयरन स्मिथ फ्रॉम राय, रापरी, ठीक है, लोहार, जो लोहा बनाते हैं, लोहे की चीजें, लोहे को निकालते हैं। स्टोन कटर, जो पत्थर काटने वाले बंदे होते हैं, पत्थरों को काट के बिल्डिंग्स बना सकते हैं ना। उस टाइम पे ये रूल था कि इस टाइम पे ये नेचर था सोसाइटी का कि काम जो था वो ऐसे ही था कि लोग पत्थर काटने वाले भी लोग होते थे। फ्रॉम नगरपुर ऑल्सो सेटल डाउन दियर। ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये एक आर्टिजन से एक्चुअली स्किल्ड वर्क करते थे। ठीक है, इनको भी जो है चांस मिला अर्बन सेटिंग में जाने का, अर्बन एरियाज में जाने का, सिटीज टाउन्स में जो है काम जब मिल गया तो सेटलमेंट भी धीरे धीरे होगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लास था, ये सिस्टम था एक्चुअली सिटीज और टाउन्स का उस टाइम पे। This process of urbanization helped in the expansion of artisans and trading castes. इससे क्या हो गया कि जितनी अर्बनाइजेशन, जितनी ज्यादा सिटीज बनने लगी, आया समझ, तो उससे ज्यादा उससे ये हेल्प हो गया कि आर्टिजन्स और ट्रेड, जो व्यापार करते लोग और जो आर्टिजन्स थे, स्किल वर्क करते थे, काम करते थे, वर्कर्स थे, इनको जो है आ, इनका जो है एक्सपेंशन हो गया, ये बढ़ने लगे। ठीक है, इनका काम बढ़ने लगा, इनके लोग भी बढ़ने लगे, इनकी सेटलमेंट्स भी बढ़ने लगे। ठीक है, और एक क्लास था वहां पे, स्लेव्स। स्लेव्स तो आपको पता ही होंगे, स्लेव्स कौन होते हैं। तो इरफान हबीब कहते हैं कि, इरफान हबीब हिस्टोरियन है इंडिया के, प्रेजेंटली वो जिंदा है। ठीक है, आप उसको सर्च करके उसका वो उसकी इंफॉर्मेशन सुन सकते हैं, वो कि हिस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं, अलग अलग लेक्चर्स में डिबेट करते हैं वो। तो इरफान हबीब ड्राज ए parallel between the introduction of new crafts and the growth of slavery. Slave market in India as a result of diffusion of new technology during the medieval period। देखिए क्या होता है कि हमेशा जब डेवलपमेंट होती है ना, तो हमेशा सोसाइटी में क्लास क्रिएट हो जाता है, वो बहुत नीचे होता है। क्योंकि हम हमेशा अपने देखो कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमेशा जो जो प्रोड्यूसर होता है ना, जो क्रिएट करता है, वो जो बंदा होता है उसी को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है ना। किसमें? प्राइवेटाइजेशन में। तो वैसे यहाँ पे भी है, जब ये सिटीज बनने लगी, टाउन्स बनने लगी, प्रोफेशनल लोग वहाँ जाने लगे, और इलीट क्लास, अमीर लोग वहाँ पे रहने लगे, तो एक सोसाइटी में उनको जो है नौकरों की बहुत ज़रूरत थी। ठीक है, तो एक स्लेव मार्केट क्रिएट हो गया सिटीज़ में इस वजह से, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजीज आई। ठीक है, और he argues that the need for establishing new crafts led to the premium on slave labor। क्योंकि अगर एक फैक्ट्री बन रही है, ठीक है, तो फैक्ट्री में जो काम करेगा वो अमीर लोग नहीं करेंगे, है ना। तो छोटी छोटी मजदूरी जो है, ईंट रखना, वो सब करना, ठीक है, सफाई करना, ये सब जो है एक, इनके लिए इनको एक स्लेव क्लास चाहिए। ठीक है, एक डाउन क्लास लोग चाहिए जो ये सब काम करेंगे, तो इनको भी जो है वहाँ पे रिक्रूटमेंट होने लगी, इनका यूज, और एक मार्केट बड़ा बन गया।
स्लेव्स का, जहाँ पे स्लेव्स को उठाया जाता था कि चलो हम काम पे ले जाएंगे तुम लोगों को, ठीक है। और लेकिन इनकी कंडीशन वर्स थी, क्योंकि इनके काम भी जो थे डाउन ट्रॉडन काम थे इनके, ठीक है। तो इनको थोड़ा बहुत एक्सप्लॉइट तो होगा ही वहाँ पे अर्बन सेटिंग्स में। ओके। हाँ, the need for establishing new craft led to the premium on slave labor that would be used whatever way the master wished। और जो इनको काम पे ले जाता था बंदा, जिसको काम चाहिए था, ठीक है, वो इन बंदों को जैसे मर्जी आए वैसे काम दे सकता है, जैसे मर्जी आए काम करवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये है डाउन क्लास लोग। In the short term, at least, the large-scale immigration of artisans from Islamic lands was accompanied by extensive forcible enslavement inside the country and the formation of large slave market of Delhi। और बाकी जगहों पे जो है इस्लामिक लैंड्स पे, अलग अलग जगह, जैसे तुर्की है, ठीक है, वहाँ पे ईरान है, वहाँ पे भी जो है, जो वहाँ के रूलर थे, यहाँ रूल करते थे, है ना, जैसे मुगल आए, अ, है ना, जैसे दिल्ली सल्तनत आई, ठीक है। तो ये जो है बाहरी मुल्कों से आई है, और वहाँ से भी इन लोगों ने स्लेव उठा के लाए और यहाँ पे सेटल कर दिए। तो एक बड़ा स्लेव मार्केट क्रिएट हो गया दिल्ली में इस वजह से, ठीक है। तो ये थे कुछ अर्बन क्लासेस जिनको हम ये थी अर्बन सेटिंग, जिनको हम समझ रहे हैं कि क्या नेचर रहा है सोसाइटी का सिटीज़ और टाउन्स में। और अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिटीज़, टाउन्स और विलेज में क्या डिफरेंस थी, ठीक है। यहाँ विलेज में हेडमैन हुआ करता था, ठीक है, विलेज पॉलिटिक्स थी, वो डिसाइड करता था, नाइयों की इंपॉर्टेंस थी, हमने पढ़ी थी, ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और लैंड के ऊपर जो राइट्स थे, ज़मींदार की कंडीशन क्या थी, और घर कैसे चलते थे, शायद है कि हमने पढ़ा था उसके बारे में रूरल एरियाज में, ठीक है, गांव की विलेज में क्या सेटिंग थी। लेकिन अर्बन आपने देखा कि यहाँ पे सब प्रोफेशनल मैटर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो है इलीट क्लास था सोसाइटी में, और यहाँ पे जो इलीट क्लास क्रिएट हो गया वो हो गया कि रूल की वजह से एक्चुअली क्रिएट हो गया है, क्योंकि रूल के अंडर, सल्तनत के अंडर, मुगल पीरियड के अंदर जो है बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए थे ऑफिसर्स को, और अलग अलग, यहाँ तक कि हिंदू ऑफिशियल्स भी, जैसे कि राजपूत थे, वो भी काम करते थे मुगल साम्राज्य में, दिल्ली सल्तनत में भी काम किया है उन लोगों ने, ठीक है। तो उनका कंडीशन जो है वो डिफरेंट था। अगर हम उसको मैच करेंगे विलेज के बंदे के साथ तो वो डिफरेंट था, वो उससे अमीर था, उसकी कंडीशन सही थी, ठीक है। तो हमेशा जो है टाउन्स और सिटीज में रहने लगे हैं, और क्रिएट कर दिए इन लोगों ने, सेटल कर दिए टाउन्स और सिटीज। और बाकी फिर उसके बाद इनको ज़रूरतें पड़ती है इन ऑफिशल्स को, नोबल्स को, बहुत सारे लोग हैं, और कुछ लोग ऑफिशल्स नहीं थे लेकिन अमीर थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन थी ज़्यादा, जायदाद थी ज़्यादा, प्रॉपर्टी ज़्यादा, वो भी इलीट क्लास थे, वो भी अमीर थे, वो भी रहते थे सिटीज़ में। तो एक बड़ा सा क्लास, इलीट क्लास क्रिएट हो गया, ठीक है। और इनको चाहिए था कि इनके अंडर कोई काम करे, क्योंकि इनकी डिमांड्स थी। तो इन लोगों ने जो है बाकी सब लोगों को यूज़ किया वहाँ पे, वो काम भी मिल गया, उससे आर्टिजन्स को काम भी मिल गया। यहाँ तक को गांव में तो आर्टिजन्स का वैल्यू उतना नहीं था, उसको लगाते थे चलो मंदिर बनाओ, ये बनाओ, उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं था। लेकिन अर्बनाइजेशन जब हो गई तो वो उनका कंडीशन भी जो है चेंज होने लगा, ठीक है। सिटीज़ और टाउन जो है फॉर्म होने लगी, और फिर जैसा हमने समझा कि क्या क्या क्लास थे वहाँ पे, जैसे मिडिल क्लास थे, सॉरी मिडिल क्लास तो हमें नहीं देखने को मिलता है, लेकिन कुछ आर्टिजन जैसे डॉक्टर्स, आर्टिस्ट्स, ये जो लोग हैं ये देखने को मिले हमें सोसाइटी में उस टाइम पे भी, ठीक है। ब्यूरोक्रेट मिले हैं। और हमने बाकी सब ग्रुप्स, जैसे कि ट्रेडिंग ग्रुप्स, अर्बन आर्टिजन्स, ठीक है, स्लेव्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये भी एक ग्रुप क्रिएट हो गया, मिडिल क्लास, राजपूत, अफगान, ईरान, तुर्क्स, ठीक है, इनके जो लोग थे ना ये सब इलीट क्लास, ठीक है। और हमने मनसबदार, जागीरदार, ठीक है, और ये इक्तादार, ये भी जो थे टैक्स कलेक्टर्स थे, है ना, ये कोई खुद जमींदारी नहीं करते थे, जमींदारों से टैक्स लेते थे, तो इनकी कंडीशन भी डेवलप्ड थी, इनकी कंडीशन भी, ये भी अर्बन सेटिंग में आते हैं, अर्बन एरियाज में रहते थे। तो ये था अर्बन सेटिंग हमारा, ठीक है। अब आप इसको और दिमाग लड़ा के सोच सकते हैं कि क्या डिफरेंस रही होगी, अगर क्वेश्चन आएगा कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन अर्बन एंड रूरल सोशल ग्रुप्स इन नॉर्थ इंडिया, कि अर्बन एरिया में, सिटीज़ और टाउन्स में और गांव में क्या डिफरेंस थी सेटिंग में, क्या नेचर था, कैसे लोग रहते थे, कौन रहते थे, ठीक है। तो आप इसको फिर लिख सकते हैं वैसे। ओके।